Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all on behalf of GuruKPA.com. Today I am deliver my lecture on components of the questioning skill, प्रश्न कौशल के घटक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्न बनाते समय हमें कई नियमों और कानूनों का ध्यान रखना पड़ता है। नियम का मतलब है कि हम जो प्रश्न कौशल है उस प्रश्न कौशल को हम दो स्तरों में बांट सकते हैं। पहला प्रश्नों की संरचना और दूसरा है प्रश्न पूछना। प्रश्नों की संरचना में हमें सबसे पहली बात का ध्यान रखना है वह है संबद्धता यानी रिलेवेंस। एग्जाम्पल जैसे संरचना, उसके अंदर नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है संबद्धता यानी रिलेवेंस। कोई भी प्रश्न करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न हम बालकों से पूछ रहे हैं या उनसे कर रहे हैं तो वो रिलेवेंट होना चाहिए हमारे प्रकरण से। सपोज करिए जैसे कि हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा पढ़ाते समय यदि हमने संज्ञा पढ़ा दी और उसके बाद हम प्रश्न पूछ रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण दीजिए। संज्ञा जैसे बच्चे ने एग्जाम्पल दिया कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए तो बच्चे ने कहा जयपुर, राम एक्सेट्रा। तो मैंने पूछा क्या जयपुर आपने देखा है, तो क्या जयपुर आपने देखा, दिस इज़ नॉट राइट क्वेश्चन। क्योंकि यदि हम यहाँ ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने देखा है, ये शब्द संज्ञा से रिलेटेड नहीं है। तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न यदि हम कर रहे हैं तो वो हमारे प्रकरण से संबंधित होना ज़रूरी है। दूसरी बात हमारी आती है स्पष्टता, क्लियरिटी यानी स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी हम प्रश्न बालकों से करते हैं तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो बालकों के तुरंत समझ में आए, यानी कि हमारा प्रश्न क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसमें समझने में बच्चों को टाइम नहीं लगना चाहिए और ना ही वो परेशान होने चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि बेरोजगारी के साथ साथ सामाजिक दुष्प्रभाव कैसे पनपने लगे। बेरोजगारी के साथ साथ सामाजिक दुष्प्रभाव कैसे पनपने लगे, इस प्रश्न को समझने के लिए बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि ये प्रश्न इस तरह से यदि हम प्रश्न करते हैं तो वो गलत है। इस प्रश्न को यदि हम इस तरह से पूछें कि बेरोजगारी के कारण समाज में क्या क्या बुराई आई, तो शायद मैं मानती हूँ कि बच्चा तुरंत जवाब देने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखता है चारों तरफ उसने अवलोकन किया है तो अपने पूरे ज्ञान का प्रत्यास्मरण भी वो करता है और उसी के आधार पर वो इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वह है संक्षिप्तता, यानी संक्षिप्त होने चाहिए, प्रश्न छोटे होने चाहिए। कभी भी हम प्रश्न करते हैं तो इतने लंबे प्रोसेस में प्रश्न पूछ लेते हैं जिसके कारण बच्चा उनको समझ ही नहीं पाता है कि टीचर पूछना क्या चाह रहा है। तो हमारे जो प्रश्न होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, प्रकरण से रिलेटेड, वो संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका भी एक एग्जाम्पल दिया है, क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का नाम क्या है जो भारत का प्रथम नागरिक है। अभी इतना लंबा प्रश्न हो गया कि क्या आप बता सकते हैं राष्ट्रपति का क्या नाम है जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है। अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में अगर पूछें कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो बच्चा तुरंत जवाब देगा। लेकिन प्रथम नागरिक है, वो भारत का भारत का कहीं लिखा ही नहीं, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री का नाम। तो कितना टिपिकल क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो इस तरह के यदि हम प्रश्न करते हैं तो बालक बड़ा परेशान हो जाता है और ना ही वो समझ पाता है कि टीचर जानना क्या चाहता है, क्या हम इसका आंसर बताएं। तो हमें प्रश्न ऐसे बताने चाहिए, ऐसे पूछने चाहिए बालकों से जो कि संक्षिप्त हो और छोटे हों। तीसरी चीज़ सही व्याकरण का प्रयोग। हमें प्रश्नों की संरचना में जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वह है सही व्याकरण का प्रयोग। कई बार हम देखते हैं कि व्याकरण की त्रुटियों के कारण भी बालकों के प्रश्न समझ में नहीं आता है। कैसे हम गलत काल का, गलत लिंग का, गलत वचन का प्रयोग कर लेते हैं जिसकी वजह से बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसे किस लैंग्वेज में अपना आंसर देना है। इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि पानीपत का युद्ध कब होता है, पानीपत का युद्ध कब होता है। दिस इज नॉट फैक्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट राइट क्वेश्चन। वाई? बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, ये तो क्वेश्चन हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर काल की गलती हो रही है। और ये काल की गलती व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि आपको काल का ही ज्ञान नहीं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो बच्चा कौन से काल में जवाब देगा। इसलिए हमें काल का हमेशा ध्यान रखना है और काल का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को पूछना है ताकि बच्चा सही जवाब हमें दे सके। इसी का एक अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा था, राम कहाँ जाती है। राम कहाँ
साथ जाती है, राम एक पुरुष है ना कि वो एक लड़की, तो वो कहाँ जाएगी। हम इसको इस तरह से पूछ सकते हैं, राम कहाँ जाता है। तो राम कहाँ जाता है तो बच्चा अपने आप आंसर देगा कि राम जयपुर जाता है, राम अजमेर जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ पर मैंने पूछा राम कहाँ जाती है, तो यहाँ पर लिंग की गलती हो रही है, जो कि व्याकरणिक महत्वपूर्ण अशुद्धि है। तो इन सारी चीज़ों का हमें अपने प्रश्नों की संरचना करते समय ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो लिया है वो है प्रश्नों का स्तर। प्रश्नों का स्तर किस तरह का होना चाहिए, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी क्लास में किस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, हम कौन से क्लास को पढ़ा रहे हैं। हम यदि छोटी क्लास में हाई लेवल के क्वेश्चंस बच्चों से पुटअप करते हैं तो बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाता है। तो मेरा मानना है कि बच्चों से इस टाइप के क्वेश्चन करें कि वो आसानी से उनका जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग यदि हम प्रश्न करेंगे तो वो जवाब दे पाएंगे, और यदि हम उनके स्तर के अकॉर्डिंग उनका नहीं प्रश्न करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने एक दिया है कि जैसे पौधे के कितने भाग होते हैं। अब ये पौधे के कितने भाग होते हैं, ये प्रश्न पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों से हमने किया है, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बच्चा प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने पिछली कक्षाओं में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि यदि हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो वो पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करने पर जोर डालेगा कि ऐसा क्यों है या क्या था। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यदि पौधे की जड़ें काट दी जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यदि पौधे की जड़ें काट दी जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर प्रश्नों का स्तर, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है उसके अंदर बालक की चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत बच्चा उत्तर नहीं दे पाता। इसके लिए उसको थोड़ा समय चाहिए और समय के बाद ही वो प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्नों का स्तर हमें इस तरह से रखना है कि बालक को अपने पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण भी करना हो, अपनी चिंतन शक्ति का विकास भी करना हो, और सोचने के लिए उसको समय भी दिया जाए। तो ये चीज़ भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। कोई भी प्रश्नकर्ता, चाहे किसी से भी वो प्रश्न कर रहा है, तो उन्हें ये जो चीज़ें हमने सामने स्पष्ट पॉइंट लिखे हैं उनका सबका ध्यान रखना होगा। संबंधता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सही व्याकरण का प्रयोग, प्रश्नों का स्तर। मेरा अगला पॉइंट आता है कि प्रश्न पूछना, प्रश्न कैसे पूछे जाए। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट दिखाया है कि गति। कई बार हम इस तरह से बच्चों से प्रश्न करते हैं कि हमें अपने गति का अनुभव ही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, भारत का प्रधानमंत्री कौन है बताइए जल्दी से। तो ये क्या है, हम ये भी पूछ सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। एक गति होती है, जैसे जिस गति से हम बच्चों से प्रश्न करेंगे उसी गति से बच्चे उस चीज़ को समझेंगे। यदि हम बहुत तेज़ गति से प्रश्न करते हैं तो कुछ बच्चे सुनेंगे और कुछ बच्चे नहीं सुन पाएंगे। तो जब बच्चे सुनेंगे ही नहीं तो जवाब कहाँ से देंगे। तो मेरा मानना है कि हमेशा अपनी गति पर नियंत्रण रखना है कि हमें प्रश्न कैसे और किस गति से बालकों से पूछना है, ना तो बिल्कुल रुक करके कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह से भी नहीं पूछना। ना ये भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ये भी नहीं पूछना। हमारी जो गति होती है वो इस तरह से होनी चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो जब इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे तो निसंदेह बालक बहुत ही अच्छा आंसर और सटीक आंसर दे पाएगा। दूसरी चीज़ मैंने रखी है आवाज़। जब भी टीचर अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है तो उसकी आवाज़ प्रभावशाली होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि टीचर की आवाज़ यदि प्रभावशाली नहीं होती है तो वो क्लास पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। आप क्लास में जाते हैं, आपके सामने 100 स्टूडेंट भी यदि बैठे हों और यदि आपकी प्रभावशाली आवाज़ है तो 100 के 100 स्टूडेंट आपको सुनने को तैयार होंगे। लेकिन यदि आपकी आवाज़ प्रभावशाली नहीं है तो आपको 100 स्टूडेंट तो दूर की बात है, एक स्टूडेंट भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है यानी आवाज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। आवाज़ हमारी ना तो अधिक तेज होनी चाहिए और ना अधिक धीमी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा संज्ञा किसे कहते हैं, दिस इज़ नॉट राइट वे। हम इसको इस तरह से भी नहीं कहते संज्ञा किसे कहते हैं, नो, हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तब बच्चा सुनेगा और समझेगा कि मैम क्या पूछ रही है, सर क्या पूछ रहे हैं, वो आराम से खड़ा होकर के उसका जवाब दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है विराम। विराम का मतलब है रुकना।
टीचर हो या बच्चा भी यदि क्वेश्चन कर रहा है तो उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि विराम उसे कहाँ देना है। विराम का मतलब है रुकना, कहाँ वो उसे रुकना है, कहाँ उसे चालू रहना है। ये हमेशा दो चीज़ ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी है कि कहाँ विराम देना है। यदि हम एक ही लय, एक स्पीड में तेज़ी से हम अपने वाक्य को बोल जाते हैं तो बालक नहीं समझ पाता और उत्तर कहाँ से दे पाएगा। तो मेरा मानना है कि हर टीचर को, हर स्टूडेंट को अपने विराम का भी ध्यान रखना है कि मैं यदि कोई बात पूछ रहा हूँ या मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसके अंदर विराम कैसा होना चाहिए। जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है वहाँ हम अर्धविराम लगते हैं, जहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा देर रुकना पड़ता है वहाँ हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो प्रश्न कौशल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विराम, यदि जैसे इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैंने दिया यहाँ पर पौधे के कितने भाग होते हैं, तो मैंने कहा पौधे के, मैंने आप उससे क्वेश्चन किया इस तरह से, पौधे के कितने भाग होते हैं। उसके बाद दूसरा मैं इसके साथ ही वाक्य जोड़ रही हूँ, यदि पौधे की जड़ें काट दी जाएं तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर हुआ। सबसे पहले मैंने पूछा कि पौधे के कितने भाग होते हैं, मैं यहाँ रुकी। उसके बाद यदि पौधे की जड़ें काट दी जाएं, अर्धविराम, तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्ण विराम। तो इन चीज़ों का यदि एक अध्यापक ध्यान रखेगा तो बालक भी इन चीज़ों का अपने विषय में, अपनी पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान रखेगा। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा तो उसे ना तो विराम का पता होगा, ना अर्धविराम का पता होगा, उसे ना ये ज्ञान होगा कि उसे कहाँ रुकना है और कहाँ उसे चालू रहना है। तो इन चीज़ों का अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है वितरण। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रश्नों का वितरण ऐसा होना चाहिए कि समान हो। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चीज़ यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो समानता का अधिकार रखना होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न कौशल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जब हम प्रश्नों का वितरण करते हैं तो हमारे सामने यदि 100 स्टूडेंट बैठे हैं और हम एक ही एक व्यक्ति से बार बार क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो ये राइट वे नहीं है, क्योंकि हमें पूरी क्लास का ध्यान रखना है। पूरी क्लास को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रश्नों का वितरण करना है, उसको प्रश्नों को बांटना है। क्योंकि यदि एक ही एक बच्चे से प्रश्न करते रहेंगे तो पूरी क्लास नीरस हो जाएगी, सो जाएगी थोड़े समय के बाद। इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्नों का वितरण ऐसा हो कि समस्त बच्चे जवाब दें। अगर हम आगे की रो से पूछ रहे हैं तो थोड़ी देर बाद ही अगला क्वेश्चन हमें बीच वाली रो से भी पूछना है, हमें लेफ्ट वाली रो से पूछना है, हमें राइट वाली रो से पूछना है, हमें बैक साइड वाली रो से भी पूछना है। इससे क्या होगा, बच्चे एक्टिव होंगे और टीचर और बच्चों के अंदर इंटरैक्टिव जो सेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से वितरण का भी हमें खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि असमान वितरण से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो उन प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर देते हैं, तो पीछे वाले बच्चे नीरस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आगे वाले बच्चे देंगे ना, हम क्यों दें, तो वो पढ़ेंगे नहीं। तो अगर हमें सही रूप से बच्चों को पढ़ाना है, उनको ज्ञान देना है, तो हमें प्रश्नों का जो वितरण है वो भी समान तरीके से करना होगा, अन्यथा बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रश्न कौशल के घटकों के अंदर आती है। जब हम इन प्रश्न कौशल के, जब हम कभी भी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न कौशल का निर्धारण करते हैं, तो उस समय हम इन घटकों का यदि ध्यान रखें तो निस्संदेह है किसी भी प्रकार की अड़चन हमें नहीं आएगी, चाहे वो हम पेपर बनाते समय लें या चाहे हम प्रश्न पूछते समय करें। इन घटकों का हमें अवश्य ध्यान रखना है। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज़ लॉग ऑन www.gurukpo.com। थैंक यू।